हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम बचपन है और यह पाठ लिखा है कृष्णा सोबती ने। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। यहाँ पर लेखिका अब हमें अपने बचपन की ओर ले जा रही है, अर्थात वह हमें अपने बचपन की सारी बातें बताने जा रही है जो जो घटना लेखिका के साथ घटित हुई। और यहाँ पर लेखिका ने बताया कि मैं तुमसे उम्र में काफ़ी बड़ी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी दादी भी या मौसी बुआ भी। और लेखिका यहाँ पर बताते हैं कि लेखिका को परिवार में सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। यहाँ पर लेखिका बताती है कि अब मैं उम्र में काफ़ी सयाना महसूस करने लगी हूँ, काफ़ी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगी हूँ, समझदार महसूस करने लगी हूँ। तो जब मैं पहले छोटी थी तो मैं तब रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और गहरे रंग के, लेकिन जब से मैं उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ तो मुझे गहरे नहीं हल्के रंग पसंद है या सफ़ेद रंग के कपड़े मैं अब पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि एक जो फ्रॉक था उनके बचपन का वो तो उन्हें अब तक याद है। वह हल्का नीला था, पीली धारियाँ थी उस पर, गोल कॉलर थे और बाजू पर गोल कफ बना हुआ था। और गुलाबी जो रंग का था वह बारीक और चुन्नटों वाला उसमें घेरदार था। उस फ्रॉक में नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल यानी झालर थी उसमें। तो उन दिनों जब लेखिका छोटी थी तो उन दिनों काफ़ी चलन था फ्रॉक, और फ्रॉक की जेब में एक रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाकर जब वे चलते थे तो काफ़ी इतराते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिनके नीचे फर टंगी, उनका एक बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक था और उसके नीचे फर टंगी थी लंबी लंबी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यहाँ पर लेखिका यह बताती है कि जो उनके सॉक्स थे यानी मोज़े, वो उनको खुद धोने पड़ते थे और वह किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। और जब इतवार होता था यानी संडे के दिन सारे बच्चे इसी काम में लग जाते थे, अपने मोज़े वगैरह धोने में। और जब वह मोज़े का काम ख़त्म कर लेते थे तो उसके बाद वो अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। और जब वो जूतों को पॉलिश करके अच्छे से रगड़ते कपड़े या ब्रश से तो उनमें चमक काफ़ी उभरने लगती, यानी काफ़ी चमकने लगते उनके जूते। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो यहाँ पर लेखिका बता रही है कि मुझे बूट पॉलिश करना
अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई मुझे अब भी अच्छा लगता है। लेकिन वो बात अलग है कि अब आजकल बाज़ारों में नई-नई किस्म के शू आ चुके हैं। तो ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि पहले हर कोई ब्लैक काले रंग के ज़्यादातर काले रंग के जूतों का चलन था और उसमें पॉलिश करता था। लेकिन अब तो रंग-बिरंगे आ गए, उनमें इतना ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए लेखिका ने कहा कि अब कहीं ज़्यादा आरामदेह है। और जैसे ही वो नए जूते लेते थे तो उनके साथ छाले, जैसे कुछ जूते होते हैं कई लोगों के पैरों में, जैसे वो नए जूते डालते तो उनके पैरों में छाले से टाइप में आने लगते हैं, तो वो कहते थे छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते, जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। तो लेखिका बताती है कि जब भी उनके वो कभी लंबी ज़्यादा दूर यात्रा या सैर पर निकलते तो वो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जैसे ही उनके जूता उनकी स्किन में लगता तो वह मोज़े के अंदर रुई को लगाते थे, जिनसे उनका पैर कटने से बच जाता था। फिर लेखिका बताती है, हाँ, मेरे और तुम्हारे बचपन में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है, काफ़ी अंतर आ चुका है। और हम हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल का तेल वगैरह, ये जो ऑलिव तेल है, ये कस्टर्ड तेल पीते थे। और ये काफ़ी मुश्किल काम था, क्योंकि शनिवार की सुबह से ही हम इसकी गंध आने लगती थी, क्योंकि वो शनिवार को पीते थे तो शनिवार की जैसे ही सुबह होती थी तो उनकी नाक में इसकी गंध चढ़ने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते हैं, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं न भी पीती वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका अब कहती है कि मैं अभी भी, मुझे लगता है कि काश मैं अगर वो नहीं भी पीती तो भी उससे कुछ ख़ास मेरा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत तब भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि तुम्हारे समय और हमारे समय में कितनी दूरी हो गई है, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ तक कि जो बचपन की दिलचस्पियाँ हैं वो भी काफ़ी बदल गई। और उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। तो यहाँ पर लेखिका बताते हैं कि हमारी जो बचपन की कुल्फ़ी थी वो आज आइसक्रीम में बदल गई है, जो कचौड़ी थी वो समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस आज कोक और पेप्सी में बदल गए। और उन दिनों कोक नहीं होती थी, उन दिनों लेमनेड या विंटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्टो की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ही ब्राउन ब्रेड लाने की। तो यहाँ पर लेखिका अब शिमला और दिल्ली की बात करती है और वह बताती है कि जो हम भाई बहन थे, हमारी शिमला में मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लग जाती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो यहाँ पर लेखिका बताते हैं कि जो हमारा घर था और हमारे घर के मॉल से ज़्यादा दूरी नहीं थी, यानी ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा सा उतार चढ़ा और उसके बाद मॉल आ जाता। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती। यहाँ पर लेखिका बताते हैं कि हम डेली चॉकलेट नहीं खरीद सकते थे, बस हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदते थे और एक ही दिन खरीदने की छूट थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट और टॉफ़ी थी वो मेरे पास रहती थी और मैं चॉकलेट कभी भी खड़े होकर नहीं खाती थी, रात का जब खाना खा लेती थी उसके बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टी मीठी, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़,
आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। यहाँ पर वह शिमला के फलों का जिक्र कर रही है लेखिका कि जो वहाँ के जो फल है, जो काफल है, यह एक फल है। यह खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, कुछ रस भरे। तो इनको सोचकर ही उनके मुंह में पानी भर आता था। और जो चेस्टनट होता था वो भी क्या गजब की चीज़ थी उनके लिए। बचपन में उनको पहले आग पर भूना जाता और फिर छिलके उतार कर मुँह में खाते थे। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो यहाँ पर लेखिका बताते हैं जो चने थे वो ज़ोर गरम और अनारदाने का जो चूर्ण होता था वह खाती थी वह मज़े से। और जो ज़ोर गरम की पुड़िया थी वह नीचे से तो तिरछी लपेटते थे, वह ऊपर से काफ़ी चौड़ी उसकी जो शेप होती थी वह होती थी, ताकि ऊपर से जो चौड़ा उसका बनावट, चौड़ी उसकी बनावट थी, वहाँ से चने आसानी से आए और नीचे से हम हथेली से पकड़ लें। तो उस टाइम पे वह बताते हैं कि उस फिल्म का गाना था चना ज़ोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, हर एक बच्चे को आता था उन दिनों स्कूल में। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास किला रफ्तार थी। तो लेखिका बताता है हम एक पुड़िया ले लेते थे, पूरा तेज मसाला बुरकवाते और पूरा गिरजाघर मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती, यानी घूमते घूमते कुछ बच्चे पूरी इस पुड़िया को ख़त्म करते और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में खासी लय रफ्तार थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो यहाँ पर लेखिका थोड़ा सा घोड़ों का जिक्र करती है कि हम कभी उन पर हंसते ना जाने क्यों। और वह अपने ननिहाल नानी के गांव का भी बताते हैं कि वहाँ के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। अब लेखिका कहते हैं कि उनकी बात और फिर कभी मैं बताऊंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे होते थे और सामने एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम जाखू, और एक ऊंचा चर्च, और जो चर्च में घंटियां बजती तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज जाती। तो लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा लगता था जब वहाँ पर संगीत बजता था चर्च में, जैसे प्रभु जो यीशु है, भगवान यीशु है, खुद कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। तो अब यहाँ पर लेखिका प्रकृति का थोड़ा सा हमें बताती है, प्रकृति से कि सामने आकाश में जो सूर्यास्त वो हो रहा है और जो गुलाबी सुनहरी धारियाँ वो नीले आसमान पर फैल रही हैं, और जो पहाड़ों के मुखड़े हैं वे गहराने लगे, यानी वो गहरे रंग के दिखने लगे, और देखते देखते जो बत्तियाँ यानी लाइट्स वगैरह वो टिमटिमाने लगी, और रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो रात हो चुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और बताते हैं कि जो रिज पर की जो रौनक और जो मॉल की दुकानें हैं उनकी चमक के भी क्या कहने, यानी सारी चमक उठती है, उनकी लाइटें वगैरह। स्कैंडल पॉइंट की भी भीड़ से उभरता कोलाहल, वो स्कैंडल पॉइंट जो जगह है उसका भी बताते हैं कि वहाँ की भीड़ से उभरता कोलाहल, शोर वगैरह। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल ट्रेन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है। तो यहाँ पर लेखिका स्कैंडल पॉइंट का जिक्र कर रही है और बताती है कि उसके ठीक सामने जो एक दुकान हुआ करती थी उसके शोरूम में जो शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल हुआ था, और उसकी पटरियाँ, उसके छोटे छोटे डिब्बों वाली एक ट्रेन थी, एक और तो लाल टीन की छत वाला स्टेशन और दूसरा सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें।
पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख फैलाकर। यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि जो दिल्ली होती है, दिल्ली में उनकी आवाज़ आती है हवाई जहाज़ के ऊपर, और बच्चे उनकी आवाज़ सुनते ही हवाई जहाज़ को देखने बाहर आते हैं। और मानो ऐसा लगता है जैसे आकाश में एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है अपने पंख फैलाकर। लेकिन जैसे उसको देखो और वह पल भर में गायब, यानी उसकी स्पीड ही काफ़ी तेज़ होती थी। तो फिर वह बताते हैं कि हाँ, मुझे गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान है जो मुझे अभी तक याद है, यानी मैं उसे नहीं भूली अभी तक। वह दुकान थी लेखिका के चश्मे की, जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वहाँ आँखों के जो डॉक्टर थे वह अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वह बताते हैं कि शुरू में लेखिका जब चश्मा लगाते हैं उन्हें काफ़ी अटपटा अजीब सा महसूस होता है। हर कोई छोटा हो या बड़ा उनके चेहरे की तरफ देखते हैं और आँखों में, और यही बोलते हैं कि आँखों में कुछ तकलीफ़, कोई परेशानी है क्या, इस उम्र में ऐनक, यानी इस उम्र में चश्मे। सारे उसको एक सलाह देते कि दूध पिया करो। और लेखिका बताते हैं कि जो डॉक्टर साहिब ने कहा था, मैं वो तुम्हें दोबारा बताती हूँ कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी अगर कुछ देर तुम चश्मा पहनोगे तो फिर ये चश्मे उतर जाएंगे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा अब तक नहीं उतरा, और जो चश्मा नहीं उतरा उसमें मेरी जिम्मेदारी है। उसमें वो चश्मा नहीं उतरा, वह मेरी वजह से नहीं उतरा, क्योंकि लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया तो उनका जो चचेरा भाई था उन्होंने उसे छेड़ा, यानी मजाक में उन्होंने कहा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब नीचे पढ़ते उन्होंने क्या कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चली गई तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो यहाँ पर लेखिका बताती है कि उनका जो चचेरा भाई था, चाचा का जो लड़का था, वह उन पर काफ़ी शायरी करता था और मजाक उड़ाता था शायरी में। लेकिन मैं उन पर खींची कि मुझ पे ये बार बार मैं उन पर मैंने उनको डांट लगाई कि तुम बार बार क्यों मुझे ये बोल रहे हो। पर जो उनका शेर था वो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में गई और शीशे के सामने खड़ी हुई, और मैंने कई बार अपने आप को देखा। कभी चश्मा उतारा फिर पहना, कभी चश्मे को उतारती और फिर पहनती, और देखती फिर रही खुद को, फिर खुद से ही बातें करती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो अपने आप से लेखिका बात करते, फिर मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता। तो लेखिका बताते कि बचपन में तब की बात ही कुछ अलग थी, लेकिन अब तो जैसे चश्मा मेरे चेहरे के साथ अच्छे से घुल मिल गया है, और जब कभी अभी उतारती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी।
तो यहाँ पर आखिर में लेखिका कहती है कि शिमला में मैं टोपी लगाना काफ़ी पसंद करती हूँ और मैंने काफ़ी टोपियाँ इकट्ठी कर ली है, यानी जमा कर लिया है। कहाँ वो बचपन में दुपट्टों का ओढ़ना वगैरह करती थी और हिमाचलिया टोपी पहनती थी सुंदर सुंदर, लेकिन अब वह टोपी लगाना काफ़ी पसंद करती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर लेखिका अपने बचपन के बारे में हमें बताती है। हम सभी का कोई ना कोई बचपन तो ज़रूर होता है, हर किसी के बचपन की अलग अलग बातें होती हैं। तो लेखिका ने भी अपने बचपन की बातें हमसे साझा की कि वह कैसे किस तरह से बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, फ्रॉक करती थी, अपने मोजे खुद धोती थी, रंग बिरंगे फ्रॉक डाल के वह कैसे इतराती थी, ऊपर से हेयर बैंड लगाकर, और सबसे ज़्यादा वह चॉकलेट और टॉफ़ियों का स्टॉक अपने पास इकट्ठा करती थी। और फिर किस तरह से जब उनका पहला चश्मा लगा उनकी आंखों पर, तो उनके चचेरे भाई उनको किस शायरी से चिढ़ाते थे, लेकिन आखिर में वह चश्मा किस तरह से उनके चेहरे के साथ घुल मिल गया। तो लेखिका ने शुरू से लेकर अब तक सारी बातें हमें अपने बचपन की बताई, काफ़ी मज़ेदार था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।